Students, 11th class history, lesson number 9th, the industrial revolution, topic women, children's and industrialization, औरत, बच्चे और उद्योगीकरण। यहाँ पर उद्योगीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बदलाव चेंज आए। कैसे? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले यहाँ पर हमेशा जो चिल्ड्रंस होते थे, जो पुअर फैमिली से रिलेट होते थे, वो अपने फादर और मदर के साथ अपने खेतों में, फार्म हाउस पर अपने रिलेटिव के साथ या मदर या फादर के साथ काम वर्क जो है वो करते थे। ये वर्क जो फार्म में या फील्ड में या खेतों में जो वर्क होता था वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते थे। यहाँ की वुमेन्स डोमेस्टिक जो वर्क है उसमें बिजी रहती थी, इन्वॉल्व रहती थी और बहुत ही एक्टिव रहती थी। वो डोमेस्टिक एनिमल के साथ काम करती थी। इसके साथ साथ वो गैदर करती थी। किसको गैदर करती थी? ये वो फायरवुड को गैदर करती थी। इसके साथ साथ जो है ना वो बहुत ही बिजी रहती थी। किसमें? स्पिनिंग वर्क में। यहाँ अब इंडस्ट्री आ गई हैं। इंडस्ट्री के अंदर मशीन आ गई हैं। मशीनों में काम करना बहुत ही अलग टाइप का था। क्यों? क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था और यदि कोई काम में कहीं कमी रह जाती है तो वहाँ पर फिर उसको पनिशमेंट का भी डर रहता था। यहाँ पर जो मैन हैं उनकी वेज जो है वो बहुत कम होती थी। वो अकेला घर का पूरा खर्च नहीं उठा सकता था। उसको पूरा करने के लिए इंडस्ट्री या फैक्ट्री में किसने काम करना शुरू कर दिया? उनके बच्चों ने, चिल्ड्रन ने, या फिर उनकी जो है वाइफ्स यानी वुमेन्स ने। यहाँ पर जब वुमेन्स ने और चिल्ड्रंस ने कारखानों में, इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया तो वहाँ पर मेंस की वैल्यू यानी डिमांड बहुत कम रह गई। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेनर्स यानी उद्योगपति जो भी थे वो ये सोचते थे कि इंडस्ट्री में वुमेन्स और चिल्ड्रंस कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एंटरप्रेनर्स, ओनर के अगेंस्ट नहीं बना सकते, कोई एजिटेशन नहीं चला सकते और साथ में उनकी वेज भी मेन से जो है वो बहुत कम होती थी। यानी वो अपने आप को बिल्कुल एक तरह से जो ना प्रोटेक्शन के मामले में सुरक्षित समझते थे इंडस्ट्रियलिस्ट। क्योंकि उस टाइम इंग्लैंड के अंदर एक मैन जो है वो उसकी वेज पर डे 25 शीलिंग होती है। 1850 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। और वहीं पर एक वुमेन की जो वेज है वो 7 शीलिंग होती है। और वही वर्क जब एक बच्चा करता है तो उसकी वेज पर डे 1 शीलिंग होती है। तो इस तरह यहाँ पर फैक्ट्रीज का मतलब क्या है? जब किसी रूफ छत के नीचे प्रोडक्शन मशीन करती हो उसको हम फैक्ट्री बोलते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी, इंडस्ट्री भी इसको बोल सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट जो हाथों से काम होता है, प्रोडक्शन निकलता है, उसको भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल सकते हैं। बट फैक्ट्री प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्ट्री क्या होता है? जब मशीन काम करना शुरू करते हैं, प्रोडक्शन वो निकाले तो उसको फैक्ट्री बोलते हैं, फैक्ट्री। यहाँ पर लंकाशायर और यॉर्कशायर में बहुत सारा काम होता था। यानी ये 2 ऐसे शहर थे, सिटी थे जहाँ पर कॉटन से रिलेट फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्री थी।
इसके साथ साथ बर्मिंघम के अंदर क्या था कि सिल्क इंडस्ट्री थी, और यहाँ पर सिल्क इंडस्ट्री में या कॉटन इंडस्ट्री में, या हम कह सकते हैं कि मेटल इंडस्ट्री है कोई भी, इनमें सबसे ज़्यादा वर्क वुमेन और चिल्ड्रंस करते थे, क्योंकि स्पिनिंग जैसी मशीन पर काम करना होता था तो उनके बीच धागों को, जो थ्रेड है उनको समेटना या उनको जोड़ना होता था, तो पतली पतली उंगलियां ही काम कर सकती थी, जहां वुमेन्स और चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा कामयाब थे। इसके साथ साथ चिल्ड्रंस को उन्होंने और क्यों काम पे लगा, क्योंकि इंडस्ट्री होती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, या हम ये कह सकते हैं कि एक जिस भी बिल्डिंग में मशीन चलती हैं वो बहुत ही एक दूसरे की स्टिक होती हैं, तो वहाँ पर आसानी से जो है एडल्ट की बजाय एक यंगर, एक जो है छोटा बच्चा ही उन मशीनों के अंदर से जा सकता है, आ सकता है, और कई घंटों तक, कई आवर्स तक काम भी आसानी से एक एडल्ट की अपेक्षा एक बच्चे से, एक चिल्ड्रन से ज़्यादा लिया जा सकता है। यहाँ तक कि चिल्ड्रंस को संडे वाले दिन भी छुट्टी जो है ना वो नहीं मिलती थी। संडे वाले दिन उनको किसी तरह से भी कोई भी फ्रेश एयर, या हम कह सकते कि एक्सरसाइज, वो बच्चे नहीं कर पाते थे। संडे वाले दिन भी उनको जो है ना कॉल किया जाता था, बुलाया जाता था, और मशीनों को जो है ना क्लीन साफ करवाया जाता था। तो इस तरह ये बच्चे कभी कभी जो है ना इंडस्ट्री के अंदर मशीनों में, कभी कभी इनके बाल, कभी नींद आ जाती थी, कभी हाथ पैर कट जाते थे, कभी पूरे ही मशीनों में चढ़ जाते थे। ऐसे इंसिडेंट भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हुए हैं, बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। यहाँ जो कोल माइंस हैं, कोल माइंस में भी ऐसा ही होता है। कोल माइंस में भी ज़्यादा एडल्ट की अपेक्षा यहाँ बच्चों ने काम करना शुरू किया है। कोल माइन के अंदर जब वैगन्स, यानी बड़े बड़े डिब्बे, उनके दरवाजे ओपन करना, क्लोज करने का काम एक एडल्ट की अपेक्षा एक चिल्ड्रंस जो है वो बहुत अच्छे से कर सकता था। इसलिए इसी को काम पर यहाँ पर लगाया है, क्योंकि अंदर जो है बहुत ही टेपर जो है ये माइंस होती हैं, और वहाँ पर भी ज़्यादातर एडल्ट की अपेक्षा बच्चों ने, चिल्ड्रंस ने ही काम किया है। यहाँ पर एक सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है कि 1850 के आसपास टोटल जो लेबर हैं उसका ऑलमोस्ट 70% कौन है 14 ईयर्स, बिलो 14 ईयर्स चिल्ड्रंस, और उसमें से भी यदि हम टोटल का 50% निकाले तो वो चिल्ड्रंस हैं जिनकी एज बिलो 10 ईयर है। तो यहाँ पर चिल्ड्रंस के साथ साथ जो है ना वुमेन्स भी काम करती हैं। वुमेन्स अपना मोस्टली टाइम जो है ना एक इंडस्ट्री में ही स्पेंड करती हैं, और उनकी हालात यहाँ तक इतनी बिगड़ जाती है कि वो डिलीवरी के टाइम में उनके 90% बच्चों की डेथ डिलीवरी के टाइम ही हो जाती थी, क्योंकि उनके बच्चे गंदी बस्तियों के ही पे ढेर पर खेलते थे। ऐसा चार्ल्स डिकेन भी जो है ना चार्ल्स डिकेन भी अपने जो है ना नावल्स में जो है ना बताता है कि किस तरह यहाँ पर बच्चे जो है ना वो टॉक्सिक जो लिक्विड होता है उससे बने जो हिप होते हैं, उससे वो फ्लो वाटर होता है इंडस्ट्री के आसपास, वहाँ बच्चे खेलते रहते हैं। मोस्टली बच्चे 5 ईयर तक आते ही मर जाते हैं, और उन बच्चों के लिए सैनिटेशन से रिलेट, एजुकेशन से रिलेट कोई भी जो है ना यहाँ पर कोई प्रबंध मैनेजमेंट नहीं है। इसी तरह यहाँ पर D.H. लॉरेंस भी जो है ना बताते हैं कि जो डिकेंस के जो है ना ऑलमोस्ट 70 ईयर्स बाद हुए कि उन्होंने भी एक ऐसा चेंजिंग विलेज देखा जो पहले कुछ था और बाद में कुछ अलग हो गया। ईस्टवुड के बारे में बताता है कि ये एक ऐसा गांव था जो जहां बहुत ही सैनिटेशन, सफाई वगैरह थी, लोग खुले में रहते थे। कुछ टाइम बाद
यहाँ पर इंडस्ट्री आ गई, इंडस्ट्री लग गई, मशीनें लग गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होते ही ये गांव ये विलेज एक तरह से पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चे वुमेन्स यहाँ पर जब आए तो उनको देख करके ये भी कहते हैं कि ये वास्तव में ही जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वुमेन्स और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो आज का अपना टॉपिक वुमेन्स, चिल्ड्रंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है एक तरह से, किसको किया है? वुमेन्स को और चिल्ड्रंस को। अब हम अपने आज का अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के मिडल कंट्री करेंगे जिनकी बाउंड्री सी कोस्ट से नहीं लगती हैं। इसको देखें, समझें। लास्ट आज अपना ये वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनसे रिलेट यहाँ पर देखो, हमने ये कंट्रीज कोस्ट वाले कर लिए हैं। ये जो कंट्री है, ये कंट्री है आपका नंबर 1। इसको हम यहाँ लिखते हैं, जिसका नाम क्या है? नाइजर। नाइजर के बिल्कुल ईस्ट में यहाँ पर ये कंट्री जो है, ये कौन सा है? लीबिया से नीचे साउथ में, और नाइजर के ईस्ट में ये है आपका चाड। नेक्स्ट यहाँ देखोगे, तीसरा जो कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए इस कंट्री का नाम क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बिल्कुल साउथ में ऑलमोस्ट ये कंट्री है, जिसका नाम क्या है? जायरे। क्या नाम है? जायरे। ZAIRE 5। जायरे के साउथ में ऑलमोस्ट ये कंट्री जो है, ये कौन सा है? जो एक ऐसा कंट्री, सॉरी ये कंट्री ये यहाँ है, इसको रहने दो। 5वां कंट्री, 5th, युगांडा। वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल यहीं से पैदा होती है, युगांडा से, और युगांडा से होकर के और वो फिर कौन से कंट्री में जाती है? यहाँ पर है सूडान, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री एरिया वाइज। उसके बाद ये है इजिप्ट, और इजिप्ट में जाकर के ये मेडिटेरियन सी में जो है ना गिरती है, अपना डेल्टा बनाती है। वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल कहाँ से? युगांडा, सूडान और इजिप्ट, 3 कंट्रीज में से ये जो है इसकी जो है ना लेंथ से जो है ना वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर है। इसके बाद इसके ही साउथ में एक ये कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, जो सबसे पहले जिसने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, जिसका नाम है जिम्बाब्वे। 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 इसके जिम्बाब्वे के साउथ में ये जो कंट्री है, इसको हम बोलते हैं बोत्सवाना। तो अपने ये मिडिल कंट्री हैं, कौन कौन से हैं? नाइजर, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इसके साउथ में फिर ऑलमोस्ट जायरे, फिर ये सूडान, युगांडा,
और 6 नंबर पर जिम्बाब्वे और 7वें नंबर पर जो ये है ये है बोत्सवाना। तो इस तरह अपने आज वर्ल्ड के मोस्टली इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ को हमने कर लिया है। ठीक है, कल हम वर्ल्ड के मैप को ओरली में क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। अपनी तैयारी अपने हिसाब से भी करते रहना। ऑनलाइन क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी ओर अच्छे से उनको सुनना। 15 पेज का आपने 15 पेज से लेकर के 20 पेज के बीच में आपने प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। और जिस भी बच्चे की प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट हो जाए वो स्कूल में आकर के मेरे साइन करवा करके वापस ले जा सकता है। जब भी एग्ज़ाम होगा तब अपनी प्रोजेक्ट फाइल लेके आनी। ओके, थैंक यू।